आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। ये टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कल आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल से लेकर हर जगह यही मुद्दा है। और इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंज है, कहां कहां इंडिया और अमेरिका लेकर कर रहे हैं और कहां कहां अब भी बहुत गहरी पार्टनरशिप है, और इन समस्याओं को कैसे समाधान करके आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ साथ ये देखेंगे जो आप ट्रम्प टैरिफ कर रहे हैं वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, और उसी को लेकर आप देखना हर रोज उस पर खबरें बन रही है, ये है ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सिर्फ एक छोटा सा एंगल है जिसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि क्या है इशू और उसको कैसे रिजोल्व किया जा सकता है। देखिए ये अमेरिका की कल ही बैठक हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने, ये डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अमेरिका की कई सारी कंपनियों के हेड बुलाए थे, उसमें इंडिया के भी थे। इंडिया सत्तर नडेला से लेकर पीछे ये सारे के सारे गए हुए थे इंडिया से, यानी कि इंडिया जो पहले जिन इंडिया के ओरिजिन वाले हैं वो हैं और अमेरिका में रहते हैं, वो सब ट्रूथ सोशल करके वो एक अपना सोशल मीडिया चलाते हैं, जैसे कि एक्स है जिसको कि ट्विटर बोला जाता है। उसी पर उन्होंने ये लिखा है। ये अगले द हिंदू में भी यही आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी। अगर हम वर्ल्ड मैप पर देखें ना तो हम यहाँ पर पाते हैं, यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर है अमेरिका। याद रखना, जिसको नहीं पता है वो देख सकते हैं। ये चाइना है, तो यहाँ सारा का सारा इशू, इसको डिटेल में बात करेंगे। इंडिया और अमेरिका के संबंध ना शुरुआत में ऐसे नहीं थे, 1947 के बाद बनने शुरू हुए थे। और 1947 के बाद ना अमेरिका उन देशों में से है जिन्होंने ये बोला था कि उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए। अमेरिका को डर था कि इंडिया कहीं सोवियत संघ की तरफ, उस समय यूएसएसआर था। यूएसएसआर ना, देखो रसिया है ना, रसिया का ये अभी तो रसिया यहाँ पर है, उस समय ना ये बाकी और देश थे ना, ये जैसे कि यूक्रेन वगैरह, ये सारे के सारे ना रसिया के हिस्से हुआ करते थे, उसको यूएसएसआर बोलते थे। तो अमेरिका को डर था कि कहीं यूएसएसआर की तरफ न झुकाव हो जाए। तो उस समय पाकिस्तान को अमेरिका समर्थन कर रहा था और इंडिया ने अपनी सुरक्षा के लिए रसिया के पिताजी यानी कि यूएसएसआर से एक डील की जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डील। और वो सिनेरियो काफी अलग है, वो फिर कभी बात करेंगे। तो उसमें क्या रहा, ये देखा गया कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो रक्षा वाले मामले हैं उनमें तो साथ में नहीं थे, पर आर्थिक मामलों में इंडिया और अमेरिका साथ साथ बढ़ रहे थे। क्योंकि अमेरिका से जैसे कि गेहूं भी आता था, उसके बाद हरित क्रांति हुई भारत में, वो है। तो हमने क्या देखा, इंडिया और अमेरिका की भागीदारी थी पर लिमिटेड भागीदारी थी, एक दूसरे से सहयोग लिमिटेड मात्रा में कर थे। पर क्या हुआ ना, जब हम धीरे धीरे 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं, 21वीं सदी यानी कि अभी वाली जो सदी है 2001 के से शुरू हुई है, तो उसमें जब हम प्रवेश करते हैं हम देखते हैं कि उस समय जॉर्ज बुश थे, उसके बाद है ना, उसके बाद उस समय जैसे बिल क्लिंटन थे स्टार्टिंग में, फिर जॉर्ज बुश आए, फिर ओबामा आए, ऐसे करके अलग अलग अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर साथ में काम किया और आगे बढ़ा। यानी कि दोनों के बीच में भागीदारी काफी कई लेवल पर बढ़ती गई और बढ़ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इवन जो ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी इंडिया और अमेरिका के बीच में रक्षा के मामले में, जिसमें कि पहले रसिया था, रसिया यूएसएसआर के बाद रसिया हो गया था काफी बड़ा पार्टनर, तो उसके साथ ही तो धीरे धीरे में ये संबंध बदलने शुरू हो गए, यानी कि कई लेवल पर भागीदारी होने लगी। जैसे पहले अगर हम सहयोग का पॉइंट देखते हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक एरिया में, राजनीतिक, और इसके अलावा इसको कई और अन्य लेवल पर भी, जैसे 2+2 डायलॉग होता है। इसमें क्या रहता है, इंडिया और अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री यानी दोनों सेनाओं आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, विदेश मंत्री यानी विदेश मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए इनका आपस में इनका संवाद होता है, आपस में मिलकर बैठ के करते हैं। इसके अलावा क्वाड है, क्वाड में ना 4 देश हैं। देखो क्वाड में ना ये है, अगर हम विश्व का मैप देखते हैं ना तो ये दिखाई देता है भारत, इसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा अमेरिका, ये 4 देश हैं। इन 4 देशों का जो ये समूह है ना, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो हम इसको ना यहाँ पर अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, तो ये पृथ्वी इसको हम इस तरह दिखाई देता है। अगर देखेंगे तो ये ऐसे अमेरिका, यहाँ पर जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर चाइना है।
तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये क्वाड देशों का सम्मेलन स्टार्ट हो गया। 4 देशों ने मिलकर आपस में एक संगठन बनाया, यानी कि एक अनौपचारिक संगठन, जिसमें कि अनौपचारिक यानी कि एक ऐसा मिलिट्री अलायंस नहीं है, एक आर्थिक और बाकी चीजों का अलायंस। पर चाइना और बाकी चाइना रशिया को लग रहा है कि भाई ये हमारे एरिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये रहता है ना, एक अगर अमेरिका आता तो रशिया और चाइना को हल्का सा ड्रॉबैक, उनको सेटबैक लगता है कि इंडिया अमेरिका के गुट में शामिल हो रहा है। तो ये है, इसमें क्या है, ये सिक्योरिटी डायलॉग है, सिक्योरिटी डायलॉग है। जैसे कि हमने बताया ना, चर्चा करते हैं सुरक्षा के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में भी इसमें चर्चा होती है, विशेषकर इसमें सुरक्षा के बारे में रहती है। इंटरनेशनल फोरम है कई जगह, यानी कि इंडिया 2+2 में साथ में है, क्वाड में इंडिया और अमेरिका साथ में है। इसके अलावा इंडिया जैसे कि यूएन में है, यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है, अमेरिका इंडिया की दावेदारी को समर्थन करता है कि बिल्कुल इंडिया को भी यूएन में वीटो पावर मिलनी चाहिए। G20 है जो 20 देशों का समूह है, उसमें भी अमेरिका में होता है या किसी भी देश में होता है, बार बार इंडिया को बुलाया जाता है। अभी कनाडा में हुआ था, वहां भी बुलाया गया। तो अमेरिका वहां भी इंडिया के काफी पक्ष में रहता है। इसके अलावा रहता है जैसे एक और समूह बना था, इसको बोलते हैं I2U2, ये कुछ समय पहले बना था। इसमें ना 4 देश हैं, इसमें है इजराइल। I2 इसलिए क्योंकि 2 बार I आ गया, इंडिया और इजराइल। इसके अलावा यू 2 बार आ गया, UAE और USA। इसमें ना ये देखो, ये देश शामिल है। इसको ना उस समय पश्चिम का क्वाड भी बोला गया था। इंडिया, यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर UAE और यहाँ पर अमेरिका, यानी कि ये ऐसे करके बना और इसमें अमेरिका शामिल, वो पहले वाला था, ऐसे करके था। तो इसको ना वेस्टर्न क्वाड भी बोला गया था। यहाँ भी क्या है, इंडिया और अमेरिका मिलके साथ में काम करते हैं। इसके अलावा ये तो था, हम देखते हैं राजनीतिक और जो कूटनीतिक मामले हैं वहां पर इंडिया अमेरिका साथ में। इसके अलावा रक्षा के मामलों में भी और रणनीति के मामलों में भी इंडिया और अमेरिका काफी लेवल पर एंगेजमेंट करते हैं, यानी साथ में काम करते हैं और कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया और अमेरिका ने कई तरह के पैक्ट कर रखे हैं, यानी कि समझौते कर रखे हैं, जिसको बोलते हैं लेमोवा है, 2016 में हुआ था ये। इसमें क्या है, इसमें ये है कि दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंडिया और चाइना की लड़ाई होगी, या फिर चाइना ने मान लो तो अमेरिका जरूरत पड़ी अमेरिका किसी बेस की, तो अमेरिका क्या करेगा ना, अमेरिकी की परमिशन से इंडिया वहां उस बेस को यूज कर सकता है। सेम क्या रहेगा ना, सेम इंडिया, अगर चाइना ने ताइवान को एनेक्स करना शुरू कर दिया और अमेरिका चाहता है कि उसको इंडिया की धरती का प्रयोग करना पड़े, तो इंडिया की अनुमति से इंडिया की धरती का प्रयोग कर सकता है। ये है लॉजिस्टिक। इसके अलावा है जैसे फ्यूलिंग वगैरह भी कर सकता है, लॉजिस्टिक में ये आता है। इसके अलावा अगला जो समझौता था ये है कोमकासा, ये हुआ था 2018 में। इसमें क्या है, इसमें दोनों की जो सेनाएं है ना, उनके बीच में इस तरह का एंगेजमेंट रहेगा ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन, जो संचार है ना वो सिक्योर हो, यानी सूचनाएं लीक ना हो, किस लेवल पर किस अधिकारी को कैसे बात करनी है, उसके बीच में आपस में एंगेजमेंट रहेगा, ताकि कल को कोई ऐसी स्थिति आती है कि जो विपरीत स्थिति है, जैसे चाइना या बाकी और कोई देश इकट्ठे मिलकर कहीं अटैक करते हैं, तो अमेरिका और इंडिया अगर साथ में उनको काउंटर करने लगते हैं, तो दोनों सेनाओं में अच्छे से इंटीग्रेशन होगा, तो ज्यादा अच्छे से उनका जवाब दे पाएंगे। यहाँ यानी कि एक ये समझौता था एक दूसरे की जगह का यूज करने का। इसके अलावा ये हो गया ना, सेना एक दूसरे मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा एक और समझौता किया था, ये था 2020 में, इसको बोलते हैं बैका। बैका में क्या होता है, सूचनाएं साझा की जाएगी। जैसे अभी बोल रहे थे ना ऑपरेशन ये सिंदूर, और उसके समय बोला गया था कि नहीं गई, वो किसी को नहीं पता है। तो जैसे कि यहाँ भी क्या है ना, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी भूस्थैतिक जो सूचनाएं साझा की जाएगी, जिसमें खुफिया सूचनाएं हैं कि इंडिया पर क्या अटैक करने वाला है, कौन करने वाला है, या सेम अमेरिका पर कौन क्या अटैक करने वाला है, तो एक दूसरे से देश सूचनाएं साझा करेंगे। ये है। इसके अलावा एक और समझौता हो रखा पहले से, जिसको बोलते हैं GSOMIA, ये 2002 में हुआ था। इसमें क्या रहता है, इसमें इंटेलिजेंस
जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की शेयरिंग क्या कि कहाँ पर दूसरे देश की जो सेना है क्या कर रही है, कितने उसके पास हथियार है, साजो सामान, यानी कि जो मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी खुफिया सूचनाएं होंगी वो शेयर की जाती हैं इनके बीच में। साथ में क्या रहता है, ये तो है जो समझौते हैं जिनमें इनका तब जरूरत पड़ती है जब कहीं कोई अटैक होता है, या फिर इसमें एक दूसरे से सूचनाएं साझा करते रहते हैं ताकि अगर कोई अटैक है या कोई देश के खिलाफ काम हो रहा था उस काम को रोका जा सके, ये वहां पर है। ये साथ साथ क्या रहते हैं ना, दोनों देशों की जो मिलिट्री है, मिलिट्री ताकि ये समझौते ही खाली नहीं रहेंगे, मिलिट्री भी आपस में मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है कि ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों की आर्मी को साथ में मिलकर काम करना लगा। पता लगा इंडिया में कोई कमांड दे रहा है, अमेरिका कुछ और समझ रहा है, अमेरिका कुछ और दे रहा है, इंडिया कुछ और समझ रहा है, काम ही कैसे हो पाएगा जब साथ में युद्ध में अगर दोनों जाएंगे तो। इसलिए दोनों साथ में एक्सरसाइज करते हैं ताकि दोनों में ना सिमेट्री हो सके। ये सिर्फ एक जगह नहीं, नेवी में देखेंगे तो मालाबार करके एक्सरसाइज है, इसके अलावा आर्मी भी करती है, युद्ध अभ्यास करके है, एयरफोर्स भी करती है जिसको कोप इंडिया करके है, तो ये एक्सरसाइज साथ में करते हैं। साथ साथ क्या रहता है, जेट इंजन बनाने के लेकर दोनों में सहयोग करते हैं दोनों मिलकर। इसके अलावा ड्रोन बनाने के लिए लेकर भी, जिसमें है MQ-9 ड्रोन, ये बनाया जाएगा दोनों के सहयोग से, दोनों मिलकर बनाएंगे, यहाँ पर है। यानी हम देखते राजनीतिक के साथ साथ रणनीतिक एरिया में भी और रक्षा के क्षेत्र में भी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। व्यापार के एरिया में भी दोनों आगे बढ़ रहे हैं साथ मिलकर। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है उनमें से एक शामिल है अमेरिका इंडिया के। इंडिया अमेरिका को काफी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है। अगर हम 2024-25 का देखें, यानी पिछले साल का देखें, तो तकरीबन $130 बिलियन का इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापार हुआ है। इसको आगे बढ़ाकर 2030 तक $500 बिलियन ले जाने का उद्देश्य रखा गया है। साथ में क्या है, अमेरिका की काफी कंपनियां, जिसमें कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं ये टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर है और बाकी इस तरह की टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु में काफी कंपनियां अमेरिका की इंडिया के कंपनियों के साथ काम कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग जिसको विनिर्माण उद्योग बोला जाता है, जिसमें कि चीजें बनाई जाती है जैसे कि स्टील और बाकी इनसे चीजें बनाई जाती है, तो वहाँ भी मिलकर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि वहाँ की इंडिया की टाटा मोटर है और अमेरिका की कंपनी मिलकर काम करें, तो ये करके यानी कि इन एरिया में भी दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। इनोवेशन का एरिया है, इनोवेशन में भी कई सारी पहले हैं दोनों ने साथ में की हैं, जिसका नाम है जैसे आई सेट करके है। इसमें क्या है, इसमें अमेरिका और इंडिया साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो आप जैसे आप देखते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ कई तरह के सजेशन आते हैं, ये सारे के सारे चैट जीपीटी है। इसके अलावा इन सब में दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर साथ में काम कर रही हैं। सेमीकंडक्टर के एरिया में फोन से लेकर कंप्यूटर से लेकर इवन सैटेलाइट में हर जगह सेमीकंडक्टर यूज होता है, वहां भी दोनों देशों की कंपनियां मिलके काम कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग नई जनरेशन है जो कंप्यूटर की, क्वांटम कंप्यूटिंग जिससे कि जो गणनाएं हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे और बहुत सिक्योर नेटवर्क से रहेगा। इसमें साथ में बायोटेक्नोलॉजी में साथ में मिलकर काम कर रही हैं। अमेरिका इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका। इसके अलावा स्पेस में दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष में नासा और इसरो ने अभी हाल फिलहाल में मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, निसार करके सैटेलाइट है, ये लॉन्च की है। तो इसमें क्या है, इसमें ये रहेगा सैटेलाइट ये बताएगी कि कहाँ का डाटा प्रोवाइड करेगी, कहाँ पर जैसे जल स्तर ऊपर जा रहा है, उपग्रह है, इस तरह के सारे डाटा इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। काफ़ी जो नीचे तक का लेवल है ना, काफ़ी माइक्रो लेवल तक की सूचनाएं यहाँ पर मिल जाएंगी इंडिया को, और ये बाकी देशों से भी साझा की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री है उनको भी ट्रेनिंग दे रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कई लेवल पर एंगेजमेंट हो रहा है। साथ साथ हम एनर्जी लेवल पर भी देखते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा, जिसमें कि दो तरह की होती है, एक तो होती है रिन्यूएबल और एक होती है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में रहेगी जैसे कि कन्वेंशनल है, परंपरागत है ऊर्जा,
और इसके अलावा है रिन्यूएबल, जैसे कि सोलर है, इसमें परंपरागत में माइनिंग आ गया, जैसे कोल की माइनिंग हो गई। इसके अलावा जैसे कि ऑयल, कोयले का खनन हो गया, नई टेक्नोलॉजी से, ताकि बहुत अच्छे से खनन किया जा सके। इसके अलावा कहाँ किन किन एरिया में तेल पाया जाएगा, वहां पर भी साथ में मिलकर काम कर रही हैं कंपनियां। और रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगा सोलर पैनल से लेकर बाकी जगह। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, वहां भी अमेरिका के साथ समझौता भी कर रखा है 1 2 3 करके। तो वहाँ ओबामा के टाइम हुआ था, उनमें भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी में कई तरह के समझौते हुए हैं, जिसको SCEP है और RETAP है, ये समझौते के नाम है। आप अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनमें दोनों देश मिलके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आगे देखते हैं ना, तो आगे हमें दिखाई देता है कि दोनों में ना सिर्फ सरकारों और कंपनियों के लेवल पर ही नहीं, इससे नीचे के लेवल पर भी समझौता हो रखा है, और इसके नीचे के लेवल पर भी काम करते हैं। यानी इंडिया में अमेरिका के लोग काफी रहते हैं, और अमेरिका में इंडिया के लोग देखा जाए तो तकरीबन 40 लाख लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं 4 मिलियन डायस्पोरा है। ऐसे हैं लोग जो इंडिया के अमेरिका में रहते हैं, तकरीबन 40 लाख। और ये ऐसा नहीं है कि वहां पर एकदम बिल्कुल एसफल है, वहां पर काफी ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके CEO हैं वो इंडिया के हैं, जो हमने अभी स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई उसमें भी बुला रखा था। ये हाईली सक्सेसफुल हैं किन एरिया में, जैसे टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह के हैं। इसके अलावा मेडिकल के एरिया में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी उनकी कंपनियां हैं, काफी सक्सेसफुल है। और इसके अलावा ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा रखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको दान देते हैं। ये एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो इंडिया जिन देशों से सबसे ज्यादा अमेरिका में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, इंडिया उन देशों में शामिल है। जैसे कि चाइना से भी जाते हैं, पर इंडिया से भी बहुत ज्यादा संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके अलावा कुछ और एरिया हैं जहां पर इंडिया और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं, जहां दोनों के हित एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मर्ज करते हैं। जैसे इंडो पैसिफिक संकल्पना है। इंडो पैसिफिक ये है, अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि अमेरिका का ध्यान यहाँ यूरोप के बजाय ना इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडिया का ये सागर और पैसिफिक सागर, इस वाले एरिया में अमेरिका का ध्यान रहे। यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर चाइना बार बार ना यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करता रहता है, कभी बॉर्डर को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। तो यहाँ भी ये रहता है कि दोनों के हित आपस में मिलकर काम करते हैं। सेम अमेरिका का भी यही है, और इंडिया काफी बड़ी मार्केट के रूप में भी है। अभी GST रिफॉर्म के बाद तो और ज्यादा हो गया है, ये सुबह का ही आप देखेंगे, इसके ऊपर फिर वीडियो बनाते हैं। ये तो है काफी बड़ा एरिया जहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ ऐसे एरिया जहां पर चैलेंज रहते हैं, उनमें से एक चैलेंज है, उसी को आप बार बार फिलहाल सुन रहे हैं, जैसे ट्रेड को लेकर चैलेंज है। इंडिया और अमेरिका के बीच में ना व्यापार के कई सारे मुद्दे हैं। मार्केट के एक्सेस और टैरिफ को लेकर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप विशेषकर इंडिया को बोलते हैं ये टैरिफ किंग है, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। देखिए हमारी कार है डेविड हार्लेसन, इसके ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। तो इंडिया को लेकर ऐसे मतलब कि वो ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। मेन इशू ये है कि इंडिया की मार्केट का एक्सेस चाहता है, और इंडिया क्या चाहता है, इंडिया ये चाहता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनमें और जो फार्मर से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पर अमेरिका के उत्पाद ना आए। क्यों? अगर अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर आ जाती है, अमेरिकी फार्मर उस एरिया में आ जाते हैं, तो उनके प्रोडक्ट ज्यादा सस्ते होंगे। इंडिया का काफी बड़ा सेक्शन है जो कृषि से जुड़ा हुआ है, और उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इंडिया कभी नहीं चाहेगा। तो वहां उसको लेकर अभी ट्रेड, उसी को लेकर सिर्फ एक ये जो मुद्दा है, इसी को लेकर ट्रेड डील कोई हुई नहीं है, और वही मुद्दा बढ़ा चढ़ाकर काफी ज्यादा हाइप करके बोला जा रहा है, और उसी को लेकर कभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ लगाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतना हाइप जरूर है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दी है, जिससे इंडिया को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल है। पर इस एक मुद्दे के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। अगला है प्रोटेक्शनिज्म। अमेरिका बार बार बोलता है इंडिया अपनी पूरी मार्केट का एक्सेस नहीं दे रहा है,
जबकि इंडिया अमेरिका में जाकर ज्यादा बेच रहा है। इसके अलावा आईपीआर के डिस्प्यूट है। अमेरिका बोलता है हमारी कंपनियों की दवाइयों को इंडिया वाले क्या करते हैं, आईपीआर के अंदर आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मतलब होता है अगर कोई कंपनी बनाई है या कोई आविष्कार किया तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है और मैं लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकता हूँ। वो आईपीआर एक्ट है, उसके अंदर मेरी परमिशन से ही कोई उसका यूज कर पाएगा। अमेरिका बोलता है अमेरिका की कंपनियां इस तरह का इनोवेशन करती है। पर इंडिया में क्या रहता है, इंडिया दवाइयों के मामले में विशेषकर क्या करेगा, इंडिया की जो अमेरिका की महंगी कैंसर की दवाई है उसकी सस्ती दवाई बना देगा कैंसर की और वहां बेचेगा। लोग सस्ती दवाई खरीदेंगे और उसका फार्मूला, उसकी जो कंपोजिशन है वो ऐसी चली जाएगी। इसको लेकर डिस्प्यूट रहता है। जबकि इंडिया बोलता है देखिए हमें जेनरिक दवाइयां भी जिनको बोला जाता है, देखिए हमें क्या रहता है, अब दवाइयों के कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर आप आईपीआर का, जहां पब्लिक इंटरेस्ट होता है वहां हम आईपीआर नहीं मानेंगे और वहां पर न आपको आईपीआर अलाउ करने देंगे। ये इस तरह के मामले इंडिया और अमेरिका के बीच में लंबे समय से रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगर रशिया को लेकर है, अमेरिका का जो व्यू है वो काफी अलग है, इंडिया का काफी अलग है। इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, अमेरिका बोलता है कि आप तेल मत खरीदो, बोलता है हम आप पर टैरिफ लगाए, आगे सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया बोलता है हमारी जरूरत है। आप पहले हम ईरान से खरीदते थे, उससे पहले वेनेजुएला से खरीदते थे, अब हर जगह से रोकते जाओगे तो ये कैसे चलेगा, कहीं से तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। आप सस्ता बेच दो हम आपसे खरीद लेंगे, बोलते हैं हम सस्ता बेचेंगे नहीं उनसे खरीदो नहीं। तो इंडिया बोलता है कि ये नहीं चलने वाला है। इस तरह का इशू यहाँ पर बन के निकलता है कि रशिया तेल खरीदने का। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया बोलता है, अमेरिका बोलता है चाइना और अमेरिकी राइवलरी चल रही है, आपस में प्रतिद्वंदिता चल रही है। इंडिया न तो चाइना की तरफ है न अमेरिका की तरफ, बोलता है देखिए आपस की आपकी लड़ाई है, आप जाने। हमारा तो क्या रहता है ना, हमारा जहां पर ये रहता है कि आप नुकसान करेंगे तो हम आपका नुकसान नहीं सहेंगे, चाइना नुकसान करेगा उसका नहीं सहेंगे। जहां मिलके काम करना होगा हम इंडिया, क्योंकि हमें अपने लोगों की चिंता है तो हम वहां मिलके काम करेंगे। अभी एससीओ में भी आपने यही देखा कि इंडिया ने क्या किया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दी, कोई बात नहीं, बाकी बाजार है तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां पर बाकी देशों से भी बात करेंगे। वो सिंबॉलिक था कि 3 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आए थे, जिसमें कि रशिया के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे। राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री थे जो ज्यादा पावरफुल रहते हैं। डिफरेंस स्टांस, रशिया यूक्रेन युद्ध में, जो कि ये युद्ध बोलते हैं उसको वार है, यानी कि इंडिया बोलता है ये कन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है आपस में मिलकर सुलझाइए। अमेरिका बोलता है नहीं आप रशिया के ऊपर प्रेशर डालिए। मतलब एकदम काफी अलग ही तरह का सिनेरियो हो रखा है। जैसे होता है ना कि नहीं आपने उससे बात की तो हम आपसे बात नहीं करें, ये काफी अलग तरह का बचकाने टाइप की चीजें हो रही हैं। पर पॉलिटिक्स में ये चल रही है और इससे काफी बचकाने कहे या कुछ कहे, इससे हार्म भी हो रही, चीजें नुकसान में भी जा रही है कई सारी। टेक्नोलॉजिकल एंड रेगुलेटरी हर्डल, इसके अलावा अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आप गूगल यूज कर रहे हैं, आपका सारा का सारा डाटा अमेरिका के पास जा रहा है। जो अगर जैसे आप कहीं भी यूट्यूब पर भी वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम डाटा अमेरिका के पास जा रहा था। इंडिया बोलता है डाटा लोकलाइजेशन की बात करता है, इंडिया का डाटा वहां मत स्टोर कीजिए, आप इंडिया में स्टोर कीजिए। कल को कोई चैलेंज आएगा तो क्या रहेगा, हमारा डाटा हमारे पास सुरक्षित रहे, इसको लेकर भी चैलेंज है। कंपनियां बोलते नहीं हम वहां स्टोर करेंगे, ये भी एक है। इसके अलावा क्योंकि सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इश्यू है इंडिया के सामने। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अमेरिका इंडिया से रक्षा के मामले में ये तो चाहता है कि इंडिया को सामान बेचे, रक्षा के उत्पाद बेचे, काफी समय से बेच भी रहा है। पर अमेरिका क्या करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा, बोल रहा है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ही रहेगी, हम आपको सामान बेचते रहेंगे। इंडिया बोलता नहीं, हमें तो सामान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी चाहिए। कई हजार करोड़ की मैं आपसे अगर डील कर रहा हूं तो मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे F-35 है, उसको लेकर है अभी डील, वो लगभग ठंडे बस्ती में जा चुकी है। तो सेम हर चीज को लेकर ये रहता है ना, तो इनका भी एक इश्यू बना हुआ है। साथ में अगर हम देखें ना, H-1B वीजा है, इसका भी काफी बड़ा इश्यू है। अमेरिका क्या करता है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को H-1B वीजा जिन लोगों को मिलता है वो इंडियन है और इसके तहत अमेरिका में जॉब कर सकते हैं।
ये उनको दिया जाता है जो अमेरिका में जॉब करते हैं। अमेरिका ना इसको लेकर भी अभी देखेंगे, कुछ समय पहले भी काफी ज्यादा इसको लेकर इश्यू क्रिएट हुआ था। जो अमेरिका की कंपनी आईटी प्रोफेशनल को इंडियन को बुलाती है और उनको देती है, तो अमेरिका इसको क्या करता है, इसको डिस्प्रोपोर्शनेटली अटैक करता है। यानी कि अमेरिका इस जो वीजा है, हम तो इसका कोटा लगा देंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करके कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे इंडियन कम अमेरिका में जा रहे हैं, और कम अमेरिका में जा रहे हैं तो कम लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। तो ये चीजें भी, क्योंकि इससे इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक इश्यू बना है। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड है, अगर हम देखेंगे ना, जो ग्रीन कार्ड है अमेरिका में जो रहने के लिए रहता है और काम करने के लिए मिलता है, तो वहां भी इंडिया काफी लंबी कतार है, और सबसे ज्यादा अप्लाई करने वालों में से इंडियन होते हैं। तो वहां भी एक चैलेंज है। अमेरिका बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं दे रहे, लंबी कतार है, ये है। इंडिया बोल रहा है आप हमारे देश वालों को जल्दी दीजिए ये कार्ड वगैरह, और इंडिया वाले भी अमेरिका में काम करें, आप उनको रोकिए मत, किसी न किसी बहाने लगा कर। ये एक इश्यू बना हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में आए हैं ना, तब से भी ये काफी ज्यादा चर्चा में है। वैसे पहले से भी ये है, ऐसा नहीं है पहले से नहीं है, पर अब से थोड़ा सा न्यूज में ज्यादा हो गया है। आगे क्या किया जा सकता है ताकि दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हों? दोनों के बीच में ना बैलेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और पार्टनरशिप को और ज्यादा गहराई से बढ़ाया जाना चाहिए। बैलेंस्ड, यानी कि अमेरिका बेवजह ये ना, अमेरिका समझे कि इंडिया को कहाँ पर इशू हो रहा है। अमेरिका के जो वहां पर थिंकर है, जो ऊपर लेवल पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, वो कुछ भी सलाह दे देते हैं, जो कि उसको भी समझना चाहिए कि इंडिया अभी किस पोजीशन में, उसको किन किन चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है कि दोनों के बीच में ना समझते हुए, जैसे कि भाई ठीक है, इंडिया एकदम चाइना से ऐसे संबंध बहुत ज्यादा ऐसे बुरे नहीं कर सकता, न रशिया से कर सकता है, और आप उस पर बेवजह का दबाव किसानों के हितों के खिलाफ मत बनाइए। ये चीजें समझना चाहिए। जहां जहां अच्छे एरिया, जहां दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, उन एरिया को और बढ़ाया जाना चाहिए। रिजोल्व ट्रेड डिस्प्यूट, जो व्यापार के जो डिस्प्यूट है उनको बात करके सुलझाना चाहिए। आप देखेंगे ना, पीयूष गोयल जी का भी सुबह सुबह स्टेटमेंट आया हुआ था, तो उसमें वो भी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, हमारी व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है और ये सुलझा लिया जाएगा, तो निश्चित रहिए। तो यहाँ भी ये काम कर सकता है। इन कोऑपरेशन इन क्लाइमेट, जलवायु, स्वास्थ्य और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र है, इनमें और ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा। एड्रेसिंग डायस्पोरा एंड वीजा इशू, जो वीजा इशू हैं और जो उनको सही तरीके से उनका निपटारा करना चाहिए, ताकि इंडिया को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, हल्का फुल्का चलेगा, अगर कुछ हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि ना के बराबर हो या न हो तो सबसे अच्छा, पर अगर कुछ हो रहा है तो पर, क्योंकि अगर उनका कहीं इंटरेस्ट आड़े आ रहा है तो वहाँ ठीक है, वहां पर गैर कानूनी रूप से जा रहे हैं तो उनको निकाला जा सकता है, पर जो ठीक है लीगल प्रोसेस से जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, इंडिया अमेरिका वालों को बुला रहा है, तो अमेरिका को भी वहां इनवाइट करने चाहिए और उनको ठीक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से उनका समाधान करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन वाया क्वाड एंड मल्टीलेटरल फोरम, जैसे क्वाड है, भारत इंडो पैसिफिक, मैंने बताया ना, उस एरिया को बढ़ावा देना चाहिए, और क्वाड जैसे संगठनों को और बढ़ावा देना चाहिए। और वहां पर जैसे अभी है ना, अभी चर्चा में भी था कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में क्वाड समिट नहीं अटेंड करेंगे, तो ये क्या रहता है ना, इससे क्या रहेगा, इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजी है वो ठंडे बस्ते में चले जाएगी, और वहां पर क्या रहेगा, चाइना, जिसको कि अमेरिका बार बार बोला ना, उसको काउंटर करने का बात करता है, वो सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगे उनके। और हमारे लिए तो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा कि विश्व में शांति बनी रहे, हमें उसी की तरफ इंडिया को शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहिए। और जो इशू होते हैं, जितने इशू हैं, इनको बातचीत के द्वारा जितना जल्दी हो सुलझाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और किसी मुद्दे को पर्सनल ईगो पर न लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पर्सनल ईगो और पर्सनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे अमेरिका के मामले में हम देखते हैं। तो ठीक है, ये टेम्परेरी है, तो उतार चढ़ाव आते हैं, ये भी रिजोल्व हो जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। और ये वीडियो ना काफ़ी डिटेल होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जिनको गहराई से मुद्दों की समझ चाहिए, जिनको ये इधर उधर की छोटी छोटी बातों से हट के गहराई से चीज़ें चाहिए, तो
आप उनके देखते रहिए और बाकी लोगों को भी शेयर